आज गोंदलपुरा में आपने ये सभा की और क्या रहा विशेषकर आज का मुद्दा? गोंदलपुरा जैसा कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि यहाँ के लोग लगातार मौन आंदोलन कर रहे हैं। अडानी की कंपनी यहाँ लोगों के ज़मीन को कब्जा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। कोल ब्लॉक उनका एक आवंटन किया गया है, लेकिन उसका एक प्रावधान है। भारत में एक कानून है जो केंद्र सरकार का कानून है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। उस कानून के तहत अगर आप किसी निजी जगह जमीन को लेते हैं तो उसके लिए आपको 80% लोगों की रजामंदी लेनी होगी। लेकिन ये लोग अपने सरकारी पावर, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए ना लोगों से रजामंदी ली गई है, ना ही ये सिक्योर कर रहे हैं। पहली बात, जमीन के बदले जमीन की गारंटी का भी प्रावधान है, लेकिन आप उस विषय पर भी बात नहीं कर रहे हैं। मुआवजा छोड़ दीजिए, सिर्फ मुआवजा से ही नहीं चलता है। मुआवजा क्या मिलेगा? सुनने में आया 3 लाख एकड़, प्रति एकड़ 3 लाख, यानी बाजार में इसका मूल्य 1 डिसमिल का 1 लाख होता है, कहीं 1.5 लाख होता है। हमको पूरा 100 डिसमिल का 3 लाख मिल रहा है। यानी हमारी माँ समान जमीनें जिन पर हमारा सदियों से हम आश्रित हैं और आने वाले जब तक संसार चलेगा इस पर हम आश्रित रहेंगे, उसे आप 3 लाख 4 लाख औने पौने दाम में लूट कर ले जाएंगे। उसके बाद हमें जमीन के बदले जमीन का आश्वासन तक नहीं मिल रहा है, ना सुरक्षित गारंटी मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उलगुलान, ऐसी परिस्थिति में क्रांति ही आवश्यक है जो हमें हमारे हक अधिकार को दिला सकती है, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी सिंडिकेट यहाँ काम कर रही है। उसके बाद सबसे खास बात जो समझने योग्य है और हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आज देश किस व्यवस्था में है। भारत का संविधान जो हमारा प्रियम्बल है, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ स्पष्ट भारत जो बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करता है। तो मैं यहाँ समानता शब्द का जिक्र करना चाहूँगी। भारत का संविधान भी समानता की बात करता है, तो फिर अडानी, अंबानी, टाटा इतने प्रिय सरकार की क्यों है? क्या वे समानता की बात करते हैं? वो तो पूंजीवाद की बात करते हैं। हम पूंजीवाद के विरोधी नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में समानता का भाव होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता समानता होनी चाहिए। हम समानता को महत्व रखेंगे। अगर समानता की आड़ में अगर कोई अमीर बन जाता है वो अलग विषय है, लेकिन समानता को ताक में ना रखकर, समानता को तार करके, समानता का गला घोटकर, तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग हमें असंवैधानिक होने का बात करते हैं, असंवैधानिक वे लोग हैं जो समानता की आड़ में एक बहुत बड़े विध्वंसक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मार्च के महीने में जो लेटर बनता है जमीन लेने का, जो कागज तैयार किया जाता है कि फलना जगह खाता नंबर इतना, एकड़ इतना, डिसमिल इतना, प्लॉट नंबर इतना, ये मार्च महीने में तैयार होता है। लेकिन ये चिट्ठी गांव तक आती है दिसंबर में। ध्यान दीजिएगा, 9 महीना बाद। और क्या कहा जाता है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है। 10 दिन के भीतर आप अपनी नाराजगी दर्ज कराएं, आपत्ति दर्ज कराएं, अन्यथा फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। 9 महीना बाद। अरे जब मार्च में लेटर हुआ है तो लेटर अप्रैल में छपना चाहिए था हमारी दीवारों पर। उसके बाद उन्हें 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीने का समय देना चाहिए था। लेकिन सोच सकते हैं कानून का दुरुपयोग कौन कर रहा है? स्पष्ट शब्दों में कानून का दुरुपयोग डीसी मैडम कर रही है, कानून का दुरुपयोग बीडीओ साहब कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग वो संसद कर रही है, जो गरीबों के लिए नहीं, चंद कॉर्पोरेट्स के लिए कानून बना रही है। आपने एक अपने सभा के दौरान एक चीज कहा था कि विधायक और सांसद को पिछले दरवाजे से पैसा पहुंच रहा है, यानी आपने अभी जिस क्षेत्र में मौजूद है, इस क्षेत्र की विधायक आती है अंबा प्रसाद, उनके तरफ भी साफ तौर पे इशारा किया है इस चीज का। देखिए, मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा है। हमने हमेशा कहा, मैंने अपने भाषणों में अक्सर कहा 90%, यानी 10% को हम छोड़ के रखते हैं कि 10% ईमानदार हो सकते हैं। तो हो सके अगर स्थानीय विधायक ईमानदारी की श्रेणी में आती है तो अलग बात है, क्योंकि उनकी जानकारी मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात, हम किसी स्त्री पर टीका टिप्पणी बहुत विनम्रता से करते हैं, तो मैंने उनको कभी इस पर व्यक्तिगत नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 90% जो विधायक सांसद है निश्चय उन्हें पीछे के दरवाजे से मिलता है। अगर नहीं मिलता तो कम से कम संसद में, विधानसभा में जो प्रश्न उत्तर काल होता है वहाँ सवाल गूंजना चाहिए था। और विधानसभा संसद का मतलब ही होता है, वे लोग वहाँ नींद लेने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए जाते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को बात करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संसद में इस बात का ना गूंजना, जबकि ये आपका अडानी का मामला है, अडानी यानी सेंट्रल से इसका संबंध है, तो कहीं ना कहीं संसद भवन ने स्थानीय विधायक को, जो स्थानीय विधायक है, उनको इस बात को रखना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, निश्चय ही सांसद महोदय को पीछे से कुछ ना कुछ मिला होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री कुछ सवाल घर में इसलिए आएंगे कटघरे में, क्योंकि उनका वचन था कि जो अवैध तरीके से लैंड अधिग्रहण किया जा रहा है, अगर हम सरकार में आएंगे तो उसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन उनकी सरकार की 3 साल हो गई, अभी तक निरस्त नहीं किया गया, बल्कि गवर्नमेंट जो रघुवर के टाइम में जो नीति थी जमीनों को लेकर, वो नीति अगर कायम है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आप भी हैं। एक बार फिर से आपने स्कॉर्पियो ही चुना भाषण देने के लिए। स्कॉर्पियो से क्या नाता है आपका? देखिए, कहीं ना कहीं झारखंड में इस स्कॉर्पियो पर चढ़कर भाषण देने के अंदाज ने मुझे एक विशिष्ट पहचान दिलाई। और बचपन से हम लोग जब छात्र तो कहानी यही रखते थे कि भीड़ में चलना हमारी आदत नहीं है, हम तो अकेले चलेंगे, भले समय लगेगा, पहचान खुद की बनाएंगे। तो स्कॉर्पियो कह सकते हैं मेरी पहचान है। और ये स्कॉर्पियो कोई प्लानिंग नहीं था। एक्चुअली एक दिन मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था, माथा में चक्कर भी आ रहा था और स्टेज काफ़ी ऊंचा था, ऊंचा नहीं था, एक्चुअली डीजे के ऊपर चढ़ के भाषण देना था। डीजे का छोटा हाथी में बना था, तो हम बोले यार इतना हाइट हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो फिर मेरे एक साथी ने कहा चलो आज गाड़ी को लगाते हैं। तो फिर वहाँ स्कॉर्पियो पहली बार आया, और जब आया तो वो ट्रेंड में आ गया और बन गया, एक रूल बन गया।
जयराम दा, यहाँ अगर बाय जबरन कंपनी जमीन लेना चाहती है, ये बहुफसलीय जमीन है, तो क्या आगे आप साथ देंगे? निश्चय ही, अगर हम लोग को इसमें जान माल की हमारी व्यक्तिगत भी क्षति होती है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और इतिहास साक्षी रहा है, 2 जनवरी 2006 कलिंग नगर उड़ीसा की वो घटना, जब 13 आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था। गोली से भूना वो विषय नहीं था, कितना दर्द और कितना क्रूर है इंसान, उस बात का आभास कीजिए कि उनके पंजों को भी काट लिया था। जयराम दा, बड़का गांव में कई ऐसे कंपनियां हैं एनटीपीसी की जो बाय जबरन जमीन हड़प रही है, इस पर कुछ कहें? उस पर तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जो भारत की जो 4 व्यवस्था में जो सर्वोच्च है न्यायालय, उसने खुद संज्ञान लिया है और कोर्ट का जजमेंट भी है कि एनटीपीसी के माध्यम से जो उनको समय माने जमीन का सीमा है उससे बाहर उन्होंने अवैध खनन किया है। लेकिन वो फिर कह रहे दोषी किसी को चुन नहीं रही है। आप कह रही है कि अवैध खनन हुआ है, तो अवैध खनन किया किसने? जब लीज का माने पट्टा, आपका पट्टाधारी एनटीपीसी है, लाइसेंसधारी एनटीपीसी है, तो अगर खनन उसके माध्यम से हुआ है तो एनटीपीसी कटघरे में आना चाहिए था, कोर्ट का सामान एनटीपीसी को जाना चाहिए था, कटघरे में एनटीपीसी होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, अगर इस तरह की माने उदासीनता के साथ अगर पूंजीपतियों के पक्ष में हो जाएगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए, इस राज्य के लिए कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। फोटो की जैसे